नमस्कार साथियों, आज हम भारत एवं विश्व करंट अफेयर्स समसामयिकी के भाग 31 पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले एक व्यक्ति हमारे सामने आ रहे हैं और ये व्यक्ति कौन है? इनका नाम है कसाबा कोरोसी। ये किसकी फोटो है? कसाबा कोरोसी की फोटो है। ये क्यों सुर्खियों में आए हैं? इनके सुर्खियों में आने का क्या कारण है? ये हंगरी के रहने वाले हैं और 7 जून 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। तो 77वें सत्र के अध्यक्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा के कौन बने हैं? कसाबा कोरोसी बने हैं, जो कहां के रहने वाले हैं? हंगरी के रहने वाले हैं। यूएनओ की वर्तमान जो सदस्य संख्या है वो आप जानते हैं 193 है, 193 है। अगर बात करें कि 77वें सत्र के अध्यक्ष, तो अभी आपने पढ़े 76वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे, यानी उन्होंने अब किसका स्थान ग्रहण किया है? तो 76वें सत्र के अध्यक्ष थे, आप फोटो देख रहे हैं, मालदीव के अब्दुल्ला शाहिद। ये मालदीव के अब्दुल्ला शाहिद की फोटो है, जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष थे। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आपके सामने एक फोटो आई है और ये फोटो किसकी है? ये विजय लक्ष्मी पंडित की फोटो है और 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 8वें सत्र की अध्यक्ष बनी थी। आज तक भारत से संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक ही अध्यक्ष बनी है, वो 1953 में बनी थी और 8वें सत्र की अध्यक्ष बनी थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष भी हैं। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष भी हैं। नाम है विजय लक्ष्मी पंडित। भारत की एकमात्र अध्यक्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा की आज तक एक ही बनी है, नाम है विजय लक्ष्मी पंडित। तो आपने देखा कि सुर्खियों का कारण कि अब नए संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष बने हैं कसाबा कोरोसी, जो कहां के रहने वाले हैं? हंगरी के रहने वाले हैं। तो आइए अगले तथ्य की तरफ आगे बढ़े और अगला है परमेश्वरन अय्यर। आप जो फोटोग्राफ देख रहे हैं, ये फोटोग्राफ परमेश्वरन अय्यर साहब की है और ये सुर्खियों में क्यों आए हैं? 1 जुलाई 2022 से नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ ये बन गए हैं। ये अब वर्तमान में नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? उनका नाम है परमेश्वरन अय्यर और इनका कार्यकाल 2 साल तक रहेगा, यानी ये 2 साल तक नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रहेंगे। अब इन्होंने किन का स्थान ग्रहण किया है, यानी इनसे पहले नीति आयोग के सीईओ कौन थे? और उनकी फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, उनका नाम है अमिताभ कांत। तो अमिताभ कांत का कार्यकाल समाप्त हो गया है और परमेश्वरन अय्यर उनके स्थान पर आ गए हैं। नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सीईओ बन गए हैं। चलिए आगे देखें। यहां आप देख रहे हैं एक खेल की महत्वपूर्ण समसामयिकी घटना आपके सामने है। ये एक टीम है और ये टीम के हाथ में कप है और ये कप कौन सी ट्रॉफी है? ये रणजी ट्रॉफी 2021-22 की विजेता टीम है। रणजी ट्रॉफी की बात करें तो प्रथम श्रेणी क्रिकेट की ये 87वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप थी, यानी आज तक 87 रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट्स का आयोजन किया जा चुका है और 22 से 26 जून 2022 को फाइनल मैच खेला गया बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में। रणजी ट्रॉफी का फाइनल, क्योंकि ये टेस्ट फॉर्मेट में खेली जाती है, एक दिवसीय फॉर्मेट की अलग होती है, 2020 की अलग होती है, ये बीसीसीआई के द्वारा आयोजित की जाती है और ये टेस्ट फॉर्मेट में खेली जाती है। तो इसकी फाइनल मैच खेला गया मध्य प्रदेश और मुंबई के मध्य खेला गया। मुंबई सर्वाधिक 41 बार रणजी ट्रॉफी को जीत चुका है, अतः मुंबई की टीम हमेशा मजबूत रहती है और अब की बार मुंबई का मुकाबला था मध्य प्रदेश के साथ
और इतिहास लिखा गया। मध्य प्रदेश ने पहली बार रणजी ट्रॉफी 2021-22 को जीत लिया। अतः मध्य प्रदेश ने 6 विकेट से मुंबई को हरा दिया। तो ये जो आप देख रहे हैं ये मध्य प्रदेश की टीम की फोटोग्राफ है, उनकी कोच की फोटोग्राफ है। और फाइनल का मैन ऑफ द मैच किसे चुना गया? मध्य प्रदेश की टीम के जबरदस्त खिलाड़ी शुभम शर्मा को इसमें फाइनल मैच का मैन ऑफ द मैच चुना गया। अगर बात करें, ये आप फोटोग्राफ देख रहे हैं, ये फोटोग्राफ है कैप्टन की और ये फोटोग्राफ है कोच की। तो मध्य प्रदेश टीम के अब की बार रणजी ट्रॉफी के कप्तान थे आदित्य श्रीवास्तव। तो यहां जो फोटोग्राफ है वो आदित्य श्रीवास्तव की है और ये कोच जिनका नाम है चंद्रकांत पंडित साहब, भारतीय क्रिकेट टीम में खेल चुके हैं। मध्य प्रदेश टीम के इस बार कोच थे चंद्रकांत पंडित और कप्तान थे आदित्य श्रीवास्तव। तो आदित्य श्रीवास्तव की कप्तानी में रणजी ट्रॉफी को जीत लिया है मध्य प्रदेश ने। अगर और बात करें, आप इनको तो जानते ही हैं, ये भारतीय टीम में भी खेल चुके हैं, नाम है पृथ्वी शाह। और पृथ्वी शाह मुंबई टीम के कप्तान थे। मुंबई टीम इस टूर्नामेंट की उप विजेता रही है। यहां पर आप एक फोटोग्राफ देख रहे हैं और ये फोटोग्राफ है सरफराज खान की। सरफराज खान जो कि इस टूर्नामेंट में मुंबई टीम से खेल रहे थे, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में 982 रन बनाए, जो कि इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन थे। अतः इस वर्ष रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक रन किस खिलाड़ी ने बनाए? वो बनाए मुंबई के खिलाड़ी सरफराज खान ने 982 रन बनाए। यहां पर एक गेंदबाज की फोटो आप देख रहे हैं। इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन थे? वो थे शम्स मुलानी। और ये शम्स मुलानी साहब मुंबई टीम के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 45 विकेट इस टूर्नामेंट में लिए। तो विजेता बनी मध्य प्रदेश और उप विजेता बनी मुंबई। आगे बढ़े, अगली भी एक खेल की ही खबर आपके सामने है। फ्रांसीसी ओपन टेनिस 2022 और सामने विजेता दिख रहे हैं आपको। 22 मई से 5 जून 2022 को, क्योंकि फ्रांसीसी ओपन टेनिस पेरिस में आयोजित होता है, पेरिस फ्रांस में पड़ता है, वहां पर रोला गैरो स्टेडियम पर इसका आयोजन किया गया। अगर बात करें, क्योंकि कई सारे इसमें मैच होते हैं, पुरुष एकल विजेता, पुरुष महिला एकल विजेता, महिला युगल विजेता, पुरुष युगल विजेता, मिश्रित युगल विजेता, कई सारे इसमें अंदर प्रतिस्पर्धाएं होती हैं। तो पुरुष एकल विजेता कौन रहे? पुरुष एकल विजेता फोटो आपके सामने है, राफेल नडाल की फोटो है। राफेल नडाल किस देश के खिलाड़ी हैं? ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। इन्होंने किसको हराया? यानी उप विजेता कौन रहे पुरुष एकल? कैस्पेयर रुड, जो कि किस देश के खिलाड़ी हैं? नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। तो विजेता बने राफेल नडाल। अगर बात की जाए राफेल नडाल की, तो राफेल नडाल साहब का ये 22वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। अब तक ये 22 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं और जिनमें से फ्रांसीसी ओपन टेनिस में राफेल नडाल का 14वां खिताब है। यानी 22 में से 14 तो इन्होंने फ्रेंच ओपन ही जीत लिए हैं। तो फ्रेंच ओपन के तो जबरदस्त खिलाड़ी हैं राफेल नडाल साहब। अगर महिला एकल विजेता की बात करें तो फोटोग्राफ आपके सामने है, नाम है इगा स्वियाटेक। ये वर्तमान में काफी चर्चित हैं, क्योंकि टेनिस रैंकिंग में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये नंबर 1 पर चल रही हैं। इगा स्वियाटेक पोलैंड की खिलाड़ी हैं, जिन्होंने महिला एकल में हराया उप विजेता, यानी विजेता तो रही इगा स्वियाटेक और उप विजेता रही कोको गॉफ। और कोको गॉफ किस देश की खिलाड़ी हैं? ये अमेरिका की खिलाड़ी हैं। तो फ्रेंच ओपन टेनिस की महिला एकल विजेता रही हैं इगा स्वियाटेक, पोलैंड की 2022 के टूर्नामेंट की। आगे चलें, आपके सामने हमारे एक भारत के केंद्रीय मंत्री की फोटो चल रही है। विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 11 से 17 जून 2022 को जेनेवा, और जेनेवा कहां पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है, जहां पर विश्व व्यापार संगठन का मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित हुआ। ये
WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन था और इस सम्मेलन में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व वाणिज्य मंत्री, और वाणिज्य मंत्री कौन है? पीयूष गोयल साहब हैं। तो इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया पीयूष गोयल साहब ने। और अगर बात करें विश्व व्यापार संगठन की वर्तमान महानिदेशक कौन है, तो आपके सामने उनकी फोटो है, नाम है नगोजी ओकांजा। नगोजी ओकांजा वर्तमान में WTO की वर्तमान महानिदेशक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं कि एक राजीव कुमार की फोटो आपके सामने है और ये भी काफी सुर्खियों में इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 15 मई 2022 को देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बने हैं। अतः वर्तमान में देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? राजीव कुमार। ये देश के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अतः इनकी संख्या 25वीं है, क्योंकि पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। देश के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन और 25 में हैं जिनका नाम है राजीव कुमार। और इनका जो कार्यकाल है वो फरवरी 2025 तक रहने वाला है। अभी 22 चल रही है, 23, 24, 25, तो 3 साल लगभग इनका कार्यकाल और रहने वाला है। अगर बात करें कि इनसे पहले देश के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, जिनका नंबर है 24वां, 25 में तो बने हैं राजीव कुमार और 24 में जिनकी फोटोग्राफ आप देख रहे हैं ये सुशील चंद्रा साहब हैं, जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया है और देश के नए 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बन गए हैं और पहले थे देश के सुकुमार सेन। चलिए आगे बढ़ें। आप देख रहे हैं एक संगीत के व्यक्ति की फोटो आपके सामने से गुजर रही है। नाम है शिव कुमार शर्मा। जिस वाद्ययंत्र को ये बजा रहे हैं वो है संतूर। अतः प्रसिद्ध संतूर वादक शिव कुमार शर्मा साहब इस दुनिया को छोड़कर चले गए। 10 मई 2022 को इनका निधन हो गया। सिलसिला, लम्हे, चांदनी आदि फिल्मों में भी इन्होंने संगीत दिया था। तो इनके ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी चर्चा में रहे थे। पूरे विश्व को संतूर वादन इन्होंने सिखाया और कई फिल्मों में आपने नाम देखे, उनमें इन्होंने संगीत दिया था। संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार 1986 से इन्हें सम्मानित किया गया था, जो कि देश में संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। इन्हें पद्मश्री 1991 से सम्मानित किया गया था, जो कि देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार माना जाता है। इन्हें पद्म विभूषण 2001 से सम्मानित किया गया था, जो कि देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार माना जाता है। अतः ऐसी महान विभूति इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और क्यों नहीं, ये आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में 100% पूछे जाने की संभावना है। आप देख रहे हैं एक भारतीय साहित्यकार की फोटो है जिनके हाथ में किताब है और इस किताब का नाम है रेत समाधि और ये फोटो गीतांजलि श्री की है। इधर इनका ये किताब इनकी मौलिक हिंदी में लिखी हुई किताब, इधर इसका अंग्रेजी अनुवाद है टॉम ऑफ सैंड। अतः अंग्रेजी अनुवाद है टॉम ऑफ सैंड। और ये क्यों सुर्खियों में है, आइए चर्चा करते हैं। बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022, जो कि वर्ष 2022 का साहित्य के क्षेत्र का यह पुरस्कार भारत की प्रसिद्ध लेखिका गीतांजलि श्री को उनके उपन्यास टॉम ऑफ सैंड के लिए दिया गया है। अतः इन्हें बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ये पहला ही अवसर है जब हिंदी की किसी साहित्यकार को तथा हिंदी भाषा में प्रकाशित किसी उपन्यास के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये हमारे भारत के लिए एक बड़ी सम्मान की बात है, क्योंकि हिंदी भाषी देश है और हिंदी भाषा के लिए साहित्य का इतना बड़ा पुरस्कार हमारी भारतीय लेखिका को उनके उपन्यास के लिए प्रदान किया गया है। लेखिका का नाम है गीतांजलि श्री। अगर बात करें मूलतः हिंदी में रचित रेत समाधि, किताब का नाम रेत समाधि है जो हिंदी में लिखी गई है, उसके नाम के इस उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद डेजी रॉकवेल, ये जो महिला आपके सामने गीतांजलि श्री के साथ खड़ी हैं उनका नाम है डेजी रॉकवेल। इन्होंने इसका अंग्रेजी वर्जन किया है टॉम ऑफ सैंड। तो
इस पुरस्कार में 50,000 रुपए पाउंड राशि प्रदान 50,000 पाउंड राशि, रुपए नहीं, 50,000 पाउंड राशि प्रदान की जाती है। और ये जो राशि है वो दोनों साहित्यकारों में बराबर बराबर बांटी जाएगी, क्योंकि इन्होंने तो एक मूल हिंदी में लिखा है, इन्होंने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है। 2005 से ये पुरस्कार शुरू किया गया था, जब ये पुरस्कार पहली बार अल्बानिया के साहित्यकार इस्माइल कादरी साहब को प्रदान किया गया था। 2015 तक ये पुरस्कार प्रत्येक 2 साल में दिया जाता था, लेकिन 2015 के बाद यह पुरस्कार हर साल दिया जाने लग गया है। और अब यह पुरस्कार जो भी किसी भाषा का इंग्लिश वर्जन करते हैं उनको इसकी राशि बराबर बराबर भागों में बांटकर प्रदान की जाती है, जिसके कारण यह पुरस्कार अभी सुर्खियों में आ गया है। तो धन्य है हमारी भारतीय धरती, जिस पर गीतांजलि श्री जैसी महिलाएं हिंदी की किताबें लिखकर बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करती हैं। आपके सामने एक फोटो आ गई है, ये एक पर्वतारोही की फोटो है, और आदमी चाहे तो कुछ भी कर सकता है, ठान ले मान ले तो कुछ भी कर सकता है। दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। इन्होंने ऐसा करके दिखाया है। और क्या कारनामा किया है। शेरपा कामी रीता की ये फोटो आपके सामने है, और ये नेपाल के 52 वर्षीय पर्वतारोही हैं। ये पहाड़ों पर चढ़ते हैं और 52 साल इनकी उम्र है। इनको मिस्टर एवरेस्ट के उपनाम से भी जाना जाता है। 7 मई 2022 को रिकॉर्ड 26वीं बार विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतेह कर स्वयं का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये 25 बार तो पहले चढ़ चुके थे और 26वीं बार ये फिर चढ़ गए हैं। अतः इन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को, रिकॉर्ड तो बनते ही टूटने के लिए, लेकिन यह आदमी तो खुद के ही रिकॉर्ड तोड़ देता है। 26वीं बार एवरेस्ट पर चढ़ना अपने आप में एक कीर्तिमान है। आज तक कोई भी महिला पुरुष इनके रिकॉर्ड की बराबरी नहीं कर पाया है। ये दुनिया के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने एवरेस्ट की चोटी को, जो वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है, 26 बार फतेह कर दिया है। जय हो। इन्होंने पहली बार 13 मई 1994 को एवरेस्ट की चोटी पर चढ़े थे। 1994 में इस पारी की शुरुआत हुई थी, 2022 आ गया है और लगभग हर साल में एक बार ये चढ़ी जाते हैं। जय हो साहब शेरपा कामी रीता की, क्या बात है। एक महिला भी पीछे पीछे इनके चल रही हैं। ये महिला हैं, ये भी पर्वतारोही हैं। नाम है लाहकपा शेरपा। ये नेपाल की हैं। ये 48 साल की हैं और 12 मई 2022 को 10वीं बार एवरेस्ट की चोटी फतेह कर स्वयं का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रीता शेरपा तो चढ़ गए हैं 26 बार और लाहकपा शेरपा चढ़ गई हैं 10 बार, और दोनों ने ही अपने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। यानी महिलाओं में एवरेस्ट की चोटी सर्वाधिक फतेह करने का रिकॉर्ड अगर किसी के नाम है तो वो लाहकपा शेरपा के नाम है। तो देखा आपने कितनी इंपॉर्टेंट आपने घटनाओं को पढ़ा, क्या नए रिकॉर्ड बने हैं। एक बार देख लेते हैं कि आज क्या आपने चर्चा की है, एक बार चर्चा कर लेते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले कसाबा कोरोसी को पढ़ा, जो कि 77वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बने हैं। फिर आपने पढ़ा विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में भी देखा था। परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन गए हैं। फिर आपने पढ़ा रणजी ट्रॉफी 2021-22 की विजेता मध्य प्रदेश की टीम बन गई है, और कप्तान और आपने कोच चंद्रकांत पंडित के बारे में चर्चा की। सरफराज खान ने सर्वाधिक रन बनाए, शम्स मुलानी ने सर्वाधिक विकेट लिए। फिर आपने पढ़ा फ्रांसीसी ओपन टेनिस का पुरुष एकल विजेता बने हैं राफेल नडाल। तो महिला एकल विजेता इगा स्वियाटेक जो पोलैंड की हैं। फिर आपने देखा WTO के 12वें मंत्रिय स्तरीय सम्मेलन का आयोजन जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया, और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व पीयूष गोयल साहब ने किया। फिर आपने पढ़ा कि राजीव कुमार अभी हाल ही में देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं, 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। फिर आपने पढ़ा एक महान संगीत
के व्यक्ति संतूर वादक शिव कुमार शर्मा साहब का निधन हो गया है। फिर आपने पढ़ा गीतांजलि श्री को उनकी किताब के लिए बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। फिर आपने पढ़ा शेरपा कामी रीता 26वीं बार एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ गए हैं। फिर आपने पढ़ा लाहकपा शेरपा 10वीं बार एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ गए हैं। तो आज आपने भारत और विश्व करंट जीके के कई पहलुओं को छुआ। अगली क्लास में हम और नए कंटेंट पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद साथियों।